लेवल। हमने पढ़ा था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी कंप्लीट, जो हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है, जो एक ह्यूमन बॉडी बनती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल से मिलकर बनती है। जैसे हमारा सबसे फर्स्ट पे क्या आया था, सेलुलर लेवल, फिर इसके टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर हमारा आया था एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेलुलर लेवल में हमने बताया था कि किसकी स्टडी करते हैं, सेलुलर लेवल में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। टिश्यू लेवल में जब हम टिश्यू को पढ़ेंगे तो टिश्यू की स्टडी करेंगे। ठीक है, सेलुलर लेवल में हम लोग टिश्यू सेल की तो स्टडी करते हैं, लेकिन सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं, मतलब सेल्स के बारे में, डिटेल सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें, सेलुलर लेवल में। जैसे सेल्स क्या होते हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, सेल्स की खोज किसने की थी, सेल्स का फंक्शन क्या क्या होता है, और सेल का कितने ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल हमारे सेल के क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम आपको वही बताएंगे, जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि सेलुलर लेवल होते क्या हैं। ठीक है, देखिए हमारे सेलुलर लेवल क्या होता है। द सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिफर टू वन ऑफ द फंडामेंटल लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, स्पेशली फोकसिंग ऑन द सेल एज बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट ऑफ द लाइफ। क्या कह रहा है कि जो हमारा सेलुलर लेवल है ये रिफर करता है हमारे किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल पर। ठीक है, मतलब ये हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के वर्ड से रिफर करता है। ठीक है, इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, हम लोग सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। भाई जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है वो किससे मिलकर बनता है, वो हमारी सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनती है, सेल से मिलकर बनती है। अगर एक ह्यूमन बॉडी को तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते एक लास्ट छोटे इकाई पे जब पहुंचेंगे, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट पे, तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे हमको मिलेगा सेल मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने प्रोटीन का एग्जांपल दिया था कि प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, मतलब 21 चैन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। लेकिन जब हम लोग प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हमको लास्ट में सबसे छोटी इकाई क्या मिलेगी, अमीनो एसिड की एक चैन मिलेगी। ठीक है, अमीनो एसिड की एक चैन मिलेगी। तो वैसे हमारा क्या है, वैसे ही हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है जो ढेर सारे सेलों से मिलकर बनती है। ठीक है, और हम सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं किसमें, हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए इसके सेल के बारे में समझते हैं, सेल क्या होती है। सेल देखिए क्या बोला, सेल क्या होती है। हमने बताया जो सेल होती है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, देखेंगे जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, जो जितने भी ऑर्गन होते हैं, आपका ऑर्गन हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है, हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा, जो भी होते हैं वो हमारे किससे मिलकर बनते हैं, वो हमारे सेल से मिलकर बनते होते हैं। सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को काटेंगे तो लास्ट में सबसे छोटी इकाई हमारी सेल से मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे हमने प्रोटीन्स का एग्जाम्पल दिया था ना उस बार, प्रोटीन हमारे 21 अमीनो चेन से मिलकर बनते हैं। तो जो हमारा अमीनो एसिड है वो क्या, हमारे प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जब 21 अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये भी अगर उसको प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म अगर हम करवाएंगे तो वो लास्ट में अमीनो एसिड बचेगा, मतलब सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट बचेगी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे बॉडी को भी अगर जो भी लिविंग थिंग होंगे उसको भी अगर तोड़ा मरोड़ा जाएगा तो लास्ट में जो ऑर्गन मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। ठीक है, तो सेल्स हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और क्या कह रहा है, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, और ये हमारे लाइफ की एक बिल्डिंग ब्लॉक भी होती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी होती है। ठीक है, और क्या कह रहा है, देखिए ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स विद। ठीक है, फिर से देखिए, ए ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारी एक बॉडी होती है, जो हमारी लिविंग थिंग होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे 100 ट्रिलियन ऑफ द सेल से मिलकर कंसिस्ट होते हैं या फिर बने होते हैं, जिसकी साइज और मास होता है। साइज क्या होती है, साइज होता है हमारा 10 माइक्रोमीटर और मास इसका होता है 1 नैनोग्राम। ठीक है, फिर से सुनिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो हमारे 100 ट्रिलियन ऑफ
होता है। बात समझ में आ रही है? फिर नीचे देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सिंगल सेल अमीबा हो गया। मतलब सिंगल सेल्स ऐसे सेल्स होती है जिसमें हमारे सेल्स के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो खुद ही डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारे सिंगल सेल्स होती है वो हम बोले तो वो एक अनडेवलप्ड सेल होती है। उसमें जितने भी ऑर्गेनल होते हैं जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियाइड हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गया, ये सब पूरी तरह से फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। जैसे हमारा अमीबा हो गया, अमीबा क्या करती है, फंक्शन करती है इंटायर ऑफ द सेलुलर लेवल तक। ये हमारे सेलुलर लेवल के द्वारा कोई ना कोई फंक्शन शो करती है। वहीं पे जो हमारा मल्टी सेलुलर होते हैं ये हमारे डेवलप सेल्स होते हैं। देखा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे पूरी तरह से डेवलप होते हैं। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी एपरेटस होता है और हमारा राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब पूरी तरह से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और ये हमारे बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, मतलब और ये हमारे जो हमारे फिर से देखिए, जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हमारे लाइक ह्यूमन को मान लीजिए, ह्यूमन की जो हमारी सेल्स होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर सेल होती हैं। ये क्या होती है, पूरी तरह से डेवलप होती हैं। ठीक है, पूरी तरह से डेवलप सेल होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी पूरी तरह से मतलब खुद डेवलप होती हैं। और ये हमारे बॉडी में स्पेसिफिक रोल या फिर स्पेसिफिक फंक्शन को भी परफॉर्म करती हैं, जहाँ पे हमारा सिंगल सेल में ऐसा नहीं होता है। सिंगल सेल में हमारा कोई भी स्पेसिफिक रोल और फंक्शन शो नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, क्या करें, तीसरी पॉइंट, और सेल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, तो वही समझते हैं क्या, द स्टडी ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब कि सेल्स की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी करते हैं। और सेल्स की स्टडी करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। वही बोल रहा है, द स्टडी ऑफ सेल इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी हमारी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, देखिए, जो हमारी सबसे पहले जो हमारी सेल्स की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक जी ने किए थे। ठीक है, सेल्स की खोज हमारे कौन किए थे, रॉबर्ट हुक जी ने किए थे। कब किए थे, 1665 में किए थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहली बार सेल्स को ऑब्जर्व किया था और नाम दिया था सेल्स। ठीक है, और किसके द्वारा किया था, ये जो एग्जामिनेशन किए थे वो किसके द्वारा किए थे, एक कॉर्क अंडर ए माइक्रोस्कोप के द्वारा किए थे। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से देखिए, 1965 when Robert Hooke first observed and named cell, ठीक है, while examining cork under a microscope। मतलब ये कह रहा है, पॉइंट ये कर रही है कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे वो सबसे पहले 1965 में सेल्स की खोज की थी, मतलब इस ऑर्गेनिज्म की खोज की थी और इसका क्या नाम दिया था, सेल्स नाम दिया था। और किसके द्वारा की थी, किसके द्वारा एग्जामिनेशन वो किए थे, जो हमारे अंडर माइक्रोस्कोप होते हैं उसके थ्रू किए थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? फिर से देखिए, सेलुलर लेवल में हम लोग सेल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें जो हमारा सेलुलर लेवल होता है वो हमारे सेल से रिफर्स करता है। और हम जानते हैं कि सेल की स्टडी में हम लोग सेल क्या होती है, मतलब सेलुलर लेवल में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं, सेल के टाइप होते हैं, सेल के ऑर्गेनल क्या होते हैं, उसका कौन कौन सा अपना अपना एक रोल होता है, सबकी स्टडी हम लोग क्या किस में पढ़ते हैं, सेलुलर लेवल में पढ़ते हैं। फिर हमने सेल की डिफिनीशन बताया, सेल क्या होती है। सेल हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारी पूरी बॉडी एक हिस्से मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। जो एक हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो 100 ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर कंसिस्ट होती है, जिसकी साइज हमारी क्या होती है, 10 माइक्रोमीटर होती है। और उसके मास की बात करें तो 1 नैनोग्राम के होते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया जो सिंगल
ठीक है। फिर हमने बोला था कि सेल की स्टडी हमारी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। फिर जो हमारे रॉबर्ट हुक जी ने थे, उन्होंने हमारी 1665 में सेल की खोज की थी, और किसके द्वारा की थी, हमारा माइक्रोस्कोप के द्वारा की थी, और फर्स्ट टाइम उन्होंने वो सेल का नाम दिए थे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सेल। तो देखिए, जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, वो हमारे बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन शो करती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन शो करती है। जैसे हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग होमियोस्टेटिक्स। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सिर्फ हमने 2 3 4 5 लिया है। जैसे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म हमने कल ही बताया था। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस होती है जो कि हमारे बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, भोजन का डाइजेशन और प्रोटीन्स का बनना वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रोसेस हमारी मेटाबॉलिज्म पाथवे के थ्रू होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है, फिर इसके बाद हमने बताया है जो भाई मेटाबॉलिज्म होती है 2 टाइप की होती है, कैटायन और एनायन। बात समझ में आ रही है? कैटायन में जो भी सबस्टेंस होते हैं वो छोटे छोटे पार्टों में कटते हैं, और एनायन में छोटे छोटे कंपाउंड्स या भी सबस्टेंस मिलकर बड़ा कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए, हमारी जो सेल होती है वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का भी काम करवाती है। इसमें क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर ऑफ हाउस के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या बनाती है, एनर्जी को बनाती है। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल हमारी प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाती है। सेल्स में हमारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग, ये क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन, अपनी संख्या को बढ़ाना। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपनी संख्या को बढ़ाना। तो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या होती है, जैसे 1 सेल से 2 सेल बनेगी, 2 सेल से फिर यहाँ पे सेल बनेगी। मतलब ये हमारी क्या है, ये हमारी रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन है। मतलब एक सेल से अदर सेल का बनना, ये हमारा क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन। बोले तो सेल डिवीजन है। रिप्रोडक्शन कौन करवाता है, हमारा सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, सेल डिवीजन में हमारा क्या होता है, सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेल्स की संख्या बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो आप सबको पता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं जो वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बात समझ में आ रही है? फिर से बताएं। देखिए, फंक्शन ऑफ सेल्स, जो हमारी सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन शो करती हैं, जिसमें से हमारा है मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग होमियोस्टेटिक्स। ठीक है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। इससे बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स टूटते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म होते हैं और हमारे एक कैटाबॉलिज्म होते हैं। एनाबॉलिज्म में कंपाउंड्स हमारे जुड़ते हैं और कैटाबॉलिज्म में कंपाउंड्स हमारे टूटते हैं। ठीक है, इस बात समझ में आ गई। एनर्जी प्रोडक्शन, जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब एनर्जी बनाते हैं। फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी सेल्स में राइबोसोम्स पाई जाती है। राइबोसोम्स का काम क्या रहता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जनसंख्या को बढ़ाना। ठीक है, 1 सेल से ये क्या करती है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाती है। किसके थ्रू, सेल्स जो हमारी होती है वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाती है। किसके थ्रू बढ़ाती है, सेल डिवीजन के थ्रू बढ़ाती है। इसमें हमारे सेंट्रोसोम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर होमियोस्टेटिक्स। देखिए, ये हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, होमियोस्टेटिक्स अभी हम पढ़ाए नहीं है, आगे हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, होमियोस्टेटिक्स क्या होती है, देखिए, जो जैसे कि अभी हमको ठंड, जैसे मौसम चलते हैं ना, कभी गर्मी कभी ठंडी कभी बरसात, मतलब गर्मी और ठंडी का मान लीजिए। तो गर्मी में हमारी बॉडी अडॉप्ट कर जाती है। जो गर्मी इस समय देखिए बॉडी का मतलब वातावरण का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन हमारी बॉडी उसमें झेल रही है। तो होमियोस्टेटिक्स क्या है, बॉडी को मतलब बैलेंस बना के रखने का काम करता है इंटरनल इन्वायरमेंट से और
ठीक है। प्रोकैरियोटिक हमारी अनडेवलप्ड सेल्स होती है, इसमें जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो हमारे फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, वो लेस डेवलप होते हैं। वहीं पे जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है ये हमारी पूरी तरह से डेवलप्ड सेल होती है, इसके जो जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसमें हमारी पूरी तरह से डेवलप रहते हैं। जैसे देखते हैं, these are those cells which are not fully developed, they have less developed in nucleus and some organs। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, वो हमारी नॉट फुल्ली डेवलप, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं, मतलब कम डेवलप होते हैं, और इसके कुछ ऑर्गन भी हमारे कम डेवलप होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद बोला है यूकैरियोटिक सेल। देखिए जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है वो हमने बोला कि पूरी तरह से डेवलप सेल होती है। These are those cells which are fully developed, they have फिर से देखिए यूकैरियोटिक हमने बोला यूकैरियोटिक हमारी पूरी तरह से डेवलप सेल होती है। देखिए क्या, these are those cells which are fully developed, they have well developed nucleus and other organelles present in the cell। मतलब ये टॉपिक ये कहती है जो हमारी यूकैरियोटिक होती है वो हमारी पूरी तरह से डेवलप सेल होती है, और जो हमारे सेल्स के जितने भी न्यूक्लियस होते हैं एंड अदर ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, गोल्गी अपरेटस हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब हमारी क्या होती है, ये हमारी पूरी तरह से डेवलप होती है। ठीक है, और ये जो हमारी यूकैरियोटिक मतलब यही ऑर्गन जब हमारे यूकैरियोटिक में पूरी तरह से डेवलप, हमारी सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो हमारी अनडेवलप्ड सेल्स होती है, उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक होती है वो पूरी तरह से डेवलप सेल्स होती है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल्स का, यही हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इसके सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी गोल्गी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब जो नाम है ये सब क्या है, ये सब हमारे सेल्स के ऑर्गन्स हैं। इतने ऑर्गन्स हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा भी पाए जाते होंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे सेल्स के ऑर्गन्स है। जैसे कि हमारा बता दें कौन कौन सा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस, और हमारा क्या है क्रोमैटिन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेक्रेटरी वेसिकल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, फिर हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरा एक ही होता है, सेल्स में कौन सा पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो हमारे रेटिकुलम होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारा कौन कौन सा पाया जाएगा, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सिर्फ सेल्स में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमारे जो रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। फिर हमारी गोल्गी बॉडी आती है, ठीक है, फिर हमारा साइटोप्लाज्म आता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आती है। इतनी बात समझ में आ गई। सेल्स के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी अपरेटस, और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया, सेक्रेटरी वेसल्स हो गए, ठीक है, और हमारी एक जो हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सबसे ऊपर से चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देखिए ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, ये हमारे सेल का जो अंदर वाला भाग है, ये हमारा कौन सा है, ये सेल का अंदर वाला भाग क्या है, इंटरनल, और इंटरनल भाग में, ठीक है, समझ लीजिए इंटरनल इन्वायरमेंट। और ये वाला जो सारा भाग खाली है ये हमारा कौन सा है, एक्सटर्नल। ठीक है, अंदर वाला क्या है इंटरनल और बाहर वाला क्या है एक्सटर्नल।
में कुछ भी ना रहे, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में हर जगह सेल है, अगर ये साइटोप्लाज्म ना रहे तो बॉडी के ऑर्गन्स भी इधर से उधर मूव करेंगे। तो जो हमारा ये प्लाज्म होता है, हमारे जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको अपने अपने जगह रोक के रखने का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे साइटोप्लाज्म लीकेज से प्रिवेंट करती है, मतलब एज प्रोटेक्शन करती है, साइटोप्लाज्म लीकेज ना हो। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी मतलब पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है, ये हमारी एनर्जी को बनाती है, ठीक है, किसको बनाती है, एनर्जी को बनाती है। वहीं पे अब आ जाते हैं गोल्जी बॉडी। ये जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है ये क्या करती है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है, ट्रांसलेशन करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है एनर्जी का। जैसे समझ लीजिए, जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं ना, हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत हमारे माउथ को है, हमारे टंग्स को है, ठीक है। तो हमारे एक गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को लेकर आ रहा है और हमारे माउथ तक हमारे टंग्स को दे रहा है। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो चलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, हमारे पैर को चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लाता है, हमारे पैर को दे देता है, हमारा पैर मूव करता है। आप किसी भी काम, कोई भी काम करिए जिस ऑर्गन से करेंगे, और वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। और एनर्जी कौन देता है, हमारा गोल्जी बॉडी देता है। कहाँ से देता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस आप घर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस आप घर के नाम से जानते हैं ना, ठीक है, पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को। तो वहाँ पे सिर्फ एनर्जी बनती है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कौन करवाता है, हमारा गोल्जी बॉडी करवाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले ये समझिए, हमारा जो राइबोसोम्स हमारा सेल्स का एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन्स होता है। ये क्या करता है, एक प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। राइबोसोम किसमें मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बता रहे हैं कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है, मतलब हम बता नहीं रहे हैं, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक हमारा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा दूसरा क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, उसमें देखेंगे छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कुछ नहीं होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना रफ, क्योंकि उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे आकर अटैच हो जाते हैं। और जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अभी हमने बताया जो हमारा राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन बनाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो लगा है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक टाइप का राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन बनाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद हमारा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं। ये हमारे फैट वसा लिपिड का मतलब लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में आरएनए डीएनए सब पाए जाते हैं, आप लोग को आपको पता ही है, ठीक है। फिर हमारा आता है सेंट्रोसोम्स। ये छोटे छोटे ना सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं, भूल गए, छूट गया ये सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम भी हमारे सेल्स का एक ऑर्गन होता है। ये क्या करता है, किसमें सेल डिवीजन में मदद करता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल डिवीजन में मदद करता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर हमारा क्या है, इसके बाद क्या है, वैसे कुछ दिख नहीं रहा। क्रोमैटिन एक टाइप का लिक्विड होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो हम नहीं बताए हैं। फिर से देखिए, फिर से बता रहे हैं, जो हमारी सेल्स है ये हमारी तरफ से फुल्ली डेवलप सेल्स है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, हमारा क्या क्रोमैटिन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेक्रेटरी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है और सेंट्रोसोम। कौन कौन सा पाया जाता है फिर से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स और हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिक मेम्ब्रेन और हमारा क्या है और सिक्रेटरी वेसल्स। ठीक है, इतनी चीज हमारे क्या पाई जाती है, हमारे एक सेल्स में पाई जाती है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, बहुत से लोग बहुत सारे एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। जैसे हमने बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है? एनर्जी का प्रोडक्शन करवाती है। वहीं पे गोल्गी बॉडी क्या करता है? एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं और हमारे प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो हमारे फैट बनाते हैं। फिर हमारा आता है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स मैंने बताया कि वो क्या करता है, वो सेल डिवीजन करवाता है, मतलब सेल की संख्याओं को बढ़ाने में मदद करवाता है। जैसे 1 सेल से 2 सेल, मतलब 1 सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मतलब ढेर सारे सेल की संख्याओं को बढ़ाने के काम करता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, जितने भी सेल्स में जो भी जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसको अपने अपने स्थान पर रोक के रखने का काम करती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके लीकेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा सिक्रेटरी वेसिकल। सिक्रेटरी वेसिकल एक ऐसी चीज होती है जो मतलब सिक्रीशन वगैरह में हेल्प करती होगी। प्लाज्मिक मेम्ब्रेन को हमने बताया जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एज ए बैरियर